Now we know, according to Newton's second law of motion, F किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस विद इन द लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग दिस बट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ F डी टी, 0 से t तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें और यहाँ से P1 से P2 तक dp को इंटीग्रेट करें। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे P1 क्या है? P1 इज़ द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कब? एट t इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम 0 है। और P2 क्या है आपका? फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम एट t, जब हमारा टाइम कितना है? t है हमारा। ठीक है, एट t इक्वल टू t लिख सकती हो, एट टाइम t लिख सकते हो आप इसको। ओके, नाउ देखिए अब यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एफ एवरेज जो है हमारा, ये एक एवरेज फोर्स है और ये कांस्टेंट है। एफ एवरेज इफ़ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इफ़ एवरेज इज़ द एवरेज फोर्स, यहाँ पे एफ ए वी जो कि ये कांस्टेंट फोर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, इज़ द कांस्टेंट फोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जब 0 से टाइम t आपका गया, मान लो एफ एवरेज हमारा कांस्टेंट फोर्स था ड्यूरिंग द टाइम t। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन से एफ एवरेज को बाहर ले सकते हो। मान लेते हैं ये कांस्टेंट था, इतना फोर्स लगा था तब हमारे, तो हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा यहाँ पे? 0 to t dt और P1 से P2 dp का। सी आपको इंटीग्रेशन तो अब आती होगी, एफ ए एवरेज तो बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टाइम टी। ठीक है, विद इन द लिमिट्स 0 to t। वैसे ही डी पी की इंटीग्रेशन p आएगी विद इन द लिमिट्स P1 से P2 तक। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक? नाउ मूविंग अहेड, इसी को सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब क्या आएगा? एफ एवरेज तो ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा t आ जाएगा। उसी तरह से P2 माइनस P1 आ जाएगा। ठीक है, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सो हमें क्या मिला? एफ एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। नाउ सी एफ एवरेज इंटू टाइम क्या था? एवरेज फोर्स इंटू टाइम, दैट इज इम्पल्स। सो वी कैन राइट दैट इम्पल्स आई, या आप इसको पूरा लिख सकते हैं, इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यहाँ से आपको इम्पल्स की एक नई डेफिनेशन मिलेगी। वो क्या है? एक तो आपको पता है इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच दैट फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, या इट इज़ किसके बराबर है? P2 इज़ फाइनल मोमेंटम and P1 is initial linear momentum. It is the total change in linear momentum, ठीक है, produced during the impact. So impulse can be defined as it is measured by the total change in linear momentum produced during the impact of the force. ठीक है, okay, change in linear momentum भी और product of average force into time भी। सी फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट इम्पल्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज़ योर होमवर्क। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, सिंस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एवरेज फोर्स और टाइम का ग्राफ प्लॉट करो ना, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ इस तरह से, यहाँ से अगर मैं एवरेज फोर्स ले रही हूँ वाई एक्सिस पे और यहाँ पे टाइम ले रही हूँ, ठीक है, मान लो टाइम 0 से t तक जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा एवरेज फोर्स मान लो यहाँ तक था। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ दिस वे, तो इस द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू इम्पल्स, द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू इम्पल्स। ठीक है, see as I said you, the area under
दीज टू कर्व्स, एक फोर्स की कर्व और एक टाइम की कर्व, एक कर्व जो होगी आपकी वो आपको इम्पल्स देगा, ठीक है। नाउ आप देखिए फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कंसीडर किया, ये फोर्स मान लो ये F1 था और ये T1 था। नाउ मैं एक और ग्राफ प्लॉट करती हूँ F और T का। मान लो यहाँ पे मेरे पास F2 है, मेरी फोर्स कम हो गई, ठीक है, और टाइम मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, लेकिन फोर्स कम कर दिया, टाइम बढ़ा दिया। अब जो ग्राफ प्लॉट होगा किस तरह से होगा, दिस वे होगा ना। मान लो ये वाला एरिया और जो पहले एरिया मैंने ड्रॉ किया, ये दोनों एरिया जो हैं ये इक्वल हैं। दैट मीन्स इक्वल हो सकते हैं बिकॉज मैंने टाइम को इंक्रीज़ किया, फोर्स को कम किया, और वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, टाइम कम है। तो ये एरिया भी अगर पुराने एरिया के बराबर होगा, द एरिया अंडर द कर्व्स F1 एंड T1 वाला और F2 और T2 वाला, अगर ये बोथ एरियाज इक्वल हैं, दैट मीन्स जो इम्पल्स होगा इन दोनों के कारण दैट विल बी सेम। अगर एरिया सेम है, एरिया अंडर द कर्व सेम है, तो दैट मीन्स हमारा जो इम्पल्स होगा वो भी सेम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको एक गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, मतलब मान लो आपका मोमेंटम पहले P1 था, बाद में P2 था, ये आपका कांस्टेंट है, मतलब P1 पहले था, P2 बाद में था। ये दूसरी, जब आपने एक बार फोर्स लगाया F1 और टाइम T1 के लिए, उस केस में भी P2 माइनस P1 ही था, और दूसरे केस में जब आपने F2 और T2 टाइम के लिए लगाया, उस केस में भी आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो P2 माइनस P1 के बराबर है। क्यों? बिकॉज ये आपका इम्पल्स के बराबर है। तो दोनों केसेस में आपका इम्पल्स सेम है। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको अ गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो फोर्स को बढ़ा सकते हो या टाइम को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सी कैसे, आपका यहाँ पे क्या आया ग्राफ से अगर आप देखें तो F1 इंटू T1 आपका किसके बराबर है, F2 इंटू T2। बिकॉज मैंने बोला आपको कि ये एरिया सेम है, एरिया देखो ये रेक्टेंगल है, तो F1 इंटू T1 जो होगा वो F2 इंटू T2 के बराबर होगा, ठीक है, एरिया सेम है। तो यहाँ पे आपको ये जो है कि दैट इज़ इक्वल टू गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1, ठीक है। तो आप ये इक्वल कब होंगे, या तो क्या होगा, फॉर ए गिवन फोर्स, अगर आपने ये फोर्स बढ़ाई इस टाइम को कम होना पड़ेगा, और अगर आपने ये फोर्स को कम किया तो इस टाइम को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज़ फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स फॉर ए स्मॉलर टाइम, अ लार्जर फोर्स फॉर ए स्मॉलर टाइम, और कैसे कर सकते हैं, और बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर अ लार्जर टाइम, या तो फोर्स को बढ़ाना है या तो टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स देखें, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है, दोनों 6 के बराबर हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या है, आपका जो पहली क्वांटिटी है वो छोटी है और दूसरी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। अब मैंने बोला कि मेरे को 6 ही लाना है, तो आपने क्या करना है, या तो 2 को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप 2 को बढ़ाएंगे तो आपको 3 को कम करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे अगर आप F1 को बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, T1 को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ में ही आता है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। सी, अब इम्पल्स का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपने बहुत कॉमनली सुन रखी होगी, दैट इज़ जैसे आप देखते हैं क्रिकेट के गेम में, वाइल अ बॉलर और अ फील्डर कैच ए बॉल, ही ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड्स वाइल कैचिंग द बॉल। ऐसा क्यों करता है वो, कि जब भी एक बॉलर या फील्डर कैच पकड़ता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ ड्रॉ करता है और फिर कैच पकड़ता है। देखिए इम्पल्स मैंने आपको बताया ये फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ओके। तो ये आपका क्या है, इम्पल्स है। देखो अब आपने क्या करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है कि आप एक मूविंग बॉल को आपने रोकना है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम आपने ज़ीरो कर देना है, उसको स्टॉप कर देना है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या करते हैं, फोर्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए
अगर फोर्स को कम कर रहे हैं आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक ही जगह रख के एक बॉल को कैच करेंगे ना, आपका हाथ हर्ट होने का खतरा होगा, मतलब आपको चोट आ सकती है हाथ पे। वो क्यों? बिकॉज आपको एकदम से वो सारी फोर्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऊपर अप्लाई होगी और आपके हाथ पे चोट आएगी ना। उस फोर्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, एक बॉलर या फील्डर क्या करता है, वो अपना हाथ पीछे की तरफ ड्रॉ करता है ताकि वो कैच पकड़ने में एक लंबा समय लगाए। ठीक है, टाइम को बढ़ाने से फोर्स क्या होती है, कम हो जाती है, बिकॉज चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से वो अपने हाथ को बिना चोट लगाए हुए एक बॉलर या फील्डर एक बॉल को कैच करता है। या आप भी जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, मतलब आप इतना सोच समझ के नहीं करते, आप सिर्फ क्या बॉल को रोकने के लिए यू जस्ट कैच द बॉल एंड ड्रॉ योर हैंड बैकवर्ड्स। ठीक है, दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। या आपने देख रखा होगा, अगर कोई बंदा ऊपर से मान लो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरे ग्राउंड पे, और ग्राउंड जो है वो सीमेंटेड है, सीमेंट लगा हुआ है नीचे ग्राउंड पे, अगर वो बंदा उस सीमेंट पे गिरेगा तो क्या होगा, उस बंदे को एकदम से चोट आ जाएगी और बहुत गहरी चोट आएगी उसको। ठीक है, बट बिकॉज सीमेंट पे गिरने से उसको बहुत चोट आएगी। वो क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसके ऊपर सारी फोर्स उसी टाइम पे लग गई। ठीक है, फोर्स एकदम से अप्लाई हुई उसके ऊपर। ठीक है, उसको टाइम नहीं बढ़ा पाया, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टाइम नहीं बढ़ा पाया कि जितनी देर उसको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को वो कम कर पाता। ठीक है, बट अगर उसी सीमेंटेड ग्राउंड की जगह मान लो सैंड हो, नीचे रेत हो या घास पड़ी हो, तो क्या होता है, जब कोई बच्चा या कोई भी बंदा ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होता है, वो घास थोड़ा सा कंप्रेस, या वो सैंड जो होगी नीचे पड़ी हुई जिसके ऊपर वो गिरेगा, वो उसके गिरने की वजह से क्या होगा, वो सैंड थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, अंदर की तरफ धकेलने लगती है। ठीक है, अंदर धस जाती है वो। तो उससे क्या होता है, वो बंदा उस सैंड के कांटेक्ट में एक लंबे समय के लिए आता है। ठीक है, एक लंबे समय के लिए आता है और एकदम से स्टॉप नहीं होता है, वो उस सैंड के यील्ड होने के कारण उसके साथ थोड़ा नीचे आ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ता है उस पर। ठीक है, तो उसे कम लगती है। या आपने देख रखा होगा कि जैसे हमारे पास हम कोई शीशे के यूटेंसिल्स खरीदें या शीशे का कोई सामान खरीदें, या जैसे आप वो चाइना वेयर के कप्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, चाइना वेयर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा उसको रैप करा होता है किसी पेपर में, या कुछ घास रखी होती है या कुछ ऐसा पैकिंग मटेरियल रखा होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो चीज़ नीचे भी गिरी ना तो उसे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एकदम से उसके ऊपर ना लगे, बल्कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को वो स्प्रेड करे फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो उसके कारण वो ग्लासवेयर जो है उसके टूटने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ कम होती है। या अगर आपने देख रखा हो, हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे कार्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, उनमें शॉकर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो शॉकर्स किस लिए लगे होते हैं, दैट अगेन टू इंक्रीज़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अगर रोड आपकी अनइवन है, एक गड्ढा है रोड में, अगर आप उसके ऊपर से गाड़ी चलाएं, ठीक है, या स्कूटर चलाएं, तो क्या होता है, आपको एक जर्क लगता है। तो अगर आप एकदम से उसमें शॉकर नहीं लगाओ, आपको जर्क ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, बट एक शॉकर के कारण उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, फोर्स का कम हो जाता है।